हेलो एवरीवन, आई एम नंद किशोर गुप्ता और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ बाय एएन में। और आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की पूरी सीरीज हम करेंगे। और इसके आज फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया। तो हम इसके अंदर आज कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया के अंदर कि जो आर्बिट्रेशन था वो स्टार्ट कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ कब आया था और कब कब इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स आए, कौन कौन से एक्ट पास हुए, कौन से उसके साथ ही कौन से दो मेजर वो थे केस लॉ जो कि इसके लिए हमको पढ़ना ज़रूरी है, और कौन सा अमेंडमेंट आया और आज की तारीख में कौन सा आर्बिट्रेशन एक्ट इंडिया के अंदर गवर्न कर रहा है। ये सब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के फर्स्ट क्लास के अंदर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे इंडिया के अंदर जो लॉ था उसके लिए हमारे पास पंचायत थी, पंचायत। जी हाँ, सबसे पहले कोई भी कोडिफाइड लॉ से पहले अपना इंडिया के अंदर जो था वो था पंचायत। कि पंचायत का कैसे डिस्कशन करेंगे, पंचायत कैसे आर्बिट्रेशन इन इंडिया के अंदर आई को अगर हम बेसिकली देखें तो आर्बिट्रेशन से स्टार्ट होने से पहले जो बीस फर्स्ट वाला रोल था वो पंचायत का था। पंचायत का कैसे, अगर हम एंशियंट इंडिया के टाइम के अंदर जाए, जब हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था तो पंचायत स्टार्ट करती थी। पंचायत में क्या होता था, जो भी दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हुई है तो इन डिस्प्यूट्स को रिगार्डिंग सॉल्व करने के लिए एक पंचायत बैठती थी। और पंचायत के अंदर क्या होता था, एज ए एडीआर का मैकेनिज्म। जी हाँ, एडीआर का मैकेनिज्म के तौर पर ही उसको सॉल्व किया जाता है। कैसे मैं बताता हूँ आपको कि जो भी दो पर्सन होंगे जिनके बीच में डिस्प्यूट होती थी, तो पहले सारी पंचायत के द्वारा उनके जिस भी मैटर पे डिस्प्यूट हुआ है उसको सुना जाता था। और उन सुनने के बाद उसके ऊपर दोनों को एक पर्टिकुलर मतलब दोनों को समझाकर एक एक फैसले पे लाया जाता था। वो एडीआर का मैकेनिज्म के अंदर आएगा। जैसे कि मीडिएशन या कंसिलिएशन को हम देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से अपने आर्बिट्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी। और जो फर्स्ट शुरुआत हुई थी वो थी अपनी पंचायत। ठीक है। और इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप, हाँ, अगर हम कोडिफाइड लॉ की बात करें तो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 जो फर्स्ट कोडिफाइड लॉ था वो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 था। और ये जो कोडिफाइड लॉ था इसकी एक जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि ये सिर्फ तीन प्रेसिडेंसी टाउन, जी हाँ, तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए बना गया था। और वो कौन कौन से, डेट इज मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। ठीक है, मद्रास एंड बॉम्बे और कोलकाता, इन तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर ही ये इन तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए ही ये कोडिफाइड किया गया था। और इसकी एक और स्पेशलिटी थी जो कि आज की तारीख में नहीं होती, जो सीटिंग जजेस है वो भी एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जा सकते थे। जी हाँ, सीटिंग जजेस, अगर अपन आज की बात करें तो सीटिंग जजेस को आप एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। लेकिन उस टाइम जब फर्स्ट टाइम में कोडिफाइड हुआ था इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899, तीन टाउन्स के लिए होता, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। और इसके अंदर क्या था कि जो सीटिंग जजेस है उनको भी आप आर्बिट्रेशन के तो एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते थे। ठीक है। ये जो अपना ये वाला जो पॉइंट है, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, जो ये तीन प्रेसिडेंसी टाउन की बात है, कहीं ना कहीं ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और ये बहुत सी जुडिशियल एग्जाम्स में आता है, उसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। उसके बाद जो अपना आर्बिट्रेशन का था वो स्टार्ट हुआ, वो अपना जो सीपीसी है, सीपी सिविल सिविल प्रोसीजर कोड। जी हाँ, सीपीसी बोलो, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर सबसे पहले जो सीबीसी जो इनेक्ट हुई थी, एनफोर्स हुई थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर सेक्शन डाला गया था सेक्शन 89। ठीक है, सेक्शन 89 हमारा बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। इस सेक्शन ने हमको ये दिया था, एक सिनेरियो दिया था कि सिविल केसेस के अंदर भी सिविल केसों के अंदर आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन कब जा सकते हो, ये जो सेक्शन 89 ऑफ सीबीसी का ये बात करता है कि अगर बोथ द पार्टीज आर रेडी ऑन द पॉइंट ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, दोनों पार्टियां आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो और कोर्ट को लगे कि हाँ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है, तो उस केस के अंदर आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है विद द परमिशन ऑफ द पार्टीज एग्रीज होनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। ये चीज बोलती है सीपीसी। तो इंडिया के अंदर जो तीसरा मेजरली अगर मैं बात बोलूं, इंडिया की हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन की जो थर्ड मेजर पॉइंट था जहां से आर्बिट्रेशन का एक एनहांस हुआ था, वो उसके अंदर सीपीसी का बहुत बड़ा रोल था। और उसका रोल है सेक्शन 89, जो कि आज की तारीख में भी गवर्न करता है। अगर किसी भी दो पार्टियों को सिविल मैटर के अंदर आर्बिट्रेशन आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करवाना हो तो अंडर सेक्शन 89 विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 89 कोर्ट की परमिशन से उसके लिए जा सकती है। तो ये थर्ड बेसिक वो पॉइंट था। उसके बाद जो सेक्शन 89 था वो एक पर्टिकुलर सेक्शन डाला गया था, उसका वो कोई एज ए एक्ट के रूप में तो थी नहीं।
तो इसलिए और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, हाँ, जो इंटरनेशनल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सिनेरियो स्टार्ट हुआ था दी आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937। जी हाँ, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937 ये फर्स्ट ऐसा कोडिफाइड लॉ था जो कि इंडिया का, जो कि बात कर रहा था इंटरनेशनल सिनेरियो की इंडिया के अंदर, ठीक है। और यहीं से आर्बिट्रेशन की इंटरनेशनल जो मेथड था आर्बिट्रेशन का वो एंटर हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। और इन सब के बाद क्योंकि लेकिन अभी तक भी डोमेस्टिक तौर पे, क्या जी हाँ, डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट इनेक्ट नहीं हुआ था, एनफोर्स के अंदर नहीं था इंडिया में। सेक्शन 89 बात कर रहा था, लेकिन वो सेक्शन 89 बहुत लिमिटेड था, उसका स्कोप इतना वाइडर नहीं था। और उस स्कोप को बढ़ाने के लिए और साथ ही आर्बिट्रेशन को एनहांस करने के लिए अब इंडिया के अंदर जो फर्स्ट एक्ट आया, अगर हम देखें फर्स्ट एक्ट डोमेस्टिक लेवल पे जो ऑल इंडिया के लिए आया था, वो था दी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। जी हाँ, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 ये जो एक्ट था ये सिर्फ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से डील कर रहा था, इसका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से कोई लिंक नहीं था। जी हाँ, ये जो एक्ट था सिर्फ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से लिंक कर रहा था, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ठीक है। और ये एक्ट 1940 में तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लिंक कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इंडिया के लिए अपने पास बहुत से ऐसी चीजें थी जिसमें इंटरनेशनल सिनेरियो भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इंडिया के पास नहीं था। और उसको देखते हुए जो अपने पास एक्ट आया वो आया 1961 के अंदर आया, जो इस एक्ट का नाम था दी फॉरेन अवार्ड रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। फर्स्ट मतलब जो अपना ये एक्ट था, इससे पहले रिकॉग्नाइज हुआ था दी आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन, ये कहीं ना कहीं कन्वेंशन के ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। और इससे इतना वाइडर स्कोप नहीं मिला था, तो उसको अच्छा स्कोप देने के लिए और इंटरनेशनल सिनेरियो को भी इंडिया के अंदर एनफोर्स करवाने के लिए जो एक्ट आया वो आया दी फॉरेन अवार्ड रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961, ठीक है। तो जो ये अवार्ड था वो एनेक्ट किया गया था किसके लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। कौन सा अवार्ड? फॉर द एनफोर्समेंट, कौन सा अवार्ड? ये है फॉरेन अवार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फॉरेन अवार्ड, क्योंकि फॉरेन अवार्ड से बात कर रहा है तो इसलिए इट वाज एनेक्टेड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड, ठीक है। किसके अंदर हुआ था? अंडर जेनेवा कन्वेंशन 1927। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेनेवा कन्वेंशन 1927 एंड द न्यूयॉर्क कन्वेंशन टू विच इंडिया वाज ए सिग्नेटरी उस दैट टाइम, ठीक है। इंडिया सिग्नेटरी थी उस टाइम, ठीक है। तो जो अपना ये था फॉरेन अवार्ड के रिलेशन में जो जो एक्ट पास हुआ था वो इनेक्टमेंट करने के लिए, वो एनफोर्समेंट करने के लिए था, जो भी फॉरेन अवार्ड्स आ रहे थे जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू और न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन, क्योंकि दैट टाइम जेनेवा और न्यूयॉर्क कन्वेंशन ही दो ऐसे कन्वेंशन थे जो बेसिकली डील कर रहे थे किसके साथ? इसके साथ जो बेसिकली डील कर रहे थे आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से डील कर रहे थे। तो इन दोनों के अवार्ड को एनफोर्स करवाने के लिए इंडिया के अंदर जो एक्ट आया था वो आया था दी फॉरेन अवार्ड एनफोर्समेंट दी फॉरेन अवार्ड रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। लेकिन सिर्फ यहीं पे पूरा किस्सा खत्म नहीं हो गया था कि ठीक है फॉर डोमेस्टिक लेवल पे 1940 वाला एक्ट आ गया, ये वाला एक्ट आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 कि हाँ हमारे पास ये आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 भी है, और उसके अलावा दी फॉरेन अवार्ड एंड रिकॉग्निशन एनफोर्समेंट एक्ट आ गया हमारे पास, तो सर कि ठीक है हो गया काम। नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी का इंटरफेरेंस हमारे पास ऑन प्रोसेस था, रेगुलरली स्टार्ट था, ठीक है। ये सब आ रही थी। और उन सब के बाद जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जी हाँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो मैं बात बताऊं 1977 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एग्जामिन किया था और क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेज किया था किसके लिए? द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के लिए एक एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया था, और उसके अलावा क्वेश्चन भी किया था ऑन द कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? वो ग्राउंडेड डिले, ठीक है, डिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक हमने देखा 1940 वाला एक्ट के अंदर टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई थी कि आर्बिट्रेशन तो होगा, ठीक है, लेकिन उसका टाइमलाइन क्या होगा, ठीक है, टाइमलाइन क्या होगा, कितने टाइम के अंदर होगा, ये सब उसके अंदर फिक्स नहीं किया गया था। तो उसके कारण क्या होता है? डिले हो रहा था। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले उसके अलावा क्या क्या हार्डशिप कोज हो रही थी, ठीक है, एनफोर्समेंट करवाने के लिए या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाने के लिए, इन सब के लिए क्या हार्डशिप्स आ रही थी, ठीक है, ये सब को ग्राउंड्स को स्मूथली चेक किया था द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 1977। और उन्होंने ये कहा कि वी हैव टू मेक सम अमेंडमेंट्स इन द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940, ठीक है, कि हमको आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंडर
जो प्रोविजंस है उनके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है, पूरा एक्ट बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमेंडमेंट की जरूरत है। और उन सब के बाद इन द 1996, जी हाँ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जो ये वाला एक्ट है जो आज की तारीख में इंडिया के अंदर एनफोर्स है, ये एक्ट हमारे पास आया, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, और आज भी स्टिल इंडिया के अंदर यही एक्ट एनफोर्स है, ठीक है। और ये जो लॉ, ये जो एक्ट था, इसका मॉडल लॉ क्या था, अनसिट्रल। अनसिट्रल के फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कमीशन ऑन ट्रेड लॉ। जी हाँ, मैं वहां पे लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कमीशन ऑन ट्रेड लॉ, ठीक है। ये इसका ये फुल फॉर्म है। तो जो मॉडल होता है वो अनसिट्रल है, अपना आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो इस टाइम के अंदर डील कर रहा है। और जो ये एक्ट था, इसका मेनली इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था, ये था जो डिले हो रही थी आर्बिट्रेशन एक्ट के, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर डिले, उनको खत्म करना, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करना किसको, द कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अच्छे से बिजनेस को करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए करना एक मेन पर्पस था। तो अगर मैं बेसिकली ये कहूँ तो इसका मेन एम क्या गया कि टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इसका मेनली एम ये जा रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, उसको हम कैसे अट्रैक्ट करें, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को ये इस चीज से डील कर रहा था। और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो 1996 था, ये कहीं ना कहीं उन सब का एक बेस था। और ये मैं बताऊं आपको कि ये जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन था 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड था, ठीक है। 3 पार्ट के अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया था, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था वो बात करता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से, डील करता है। सेकंड पार्ट बात किससे डील करता है, इंटरनेशनल फॉरेन अवार्ड से, फॉरेन अवार्ड से डील करता है। इंटरनेशनल, अगर आउटसाइड सीट है आपकी इंडिया की, आर्बिट्रेशन की सीट आउटसाइड इंडिया है, तो उससे डील कर रहा था ना। फॉरेन अवार्ड के रिलेशन में डील कर रहा था सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो डील करता है वो अपना डील करता है कंसिलिएशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है और थर्ड पार्ट के अंदर दिए गए हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के, जो ये सब था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कहीं अपना ये क्लियर हो गया था कि आर्बिट्रेशन भी हम, ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी यही पार्ट डील कर रहा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी यही पार्ट डील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन अवार्ड को अट्रैक्ट करने का जो अपना जो लेजिस्लेचर का फोकस था, उसको एक जो अपना केस लो आया था इंडिया के अंदर, उसने एक इन्फेक्ट किया। वो केस लो था भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग एंड अनदर कंपनी, ठीक है। ये केस लो आया था भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग एंड अनदर। ये बहुत ही एक ऐसा केस लो था जिसने जो ये अपना अट्रैक्ट करने वाला प्रोसेस था, जो इस एक्ट का एम था कहीं ना कहीं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपन अट्रैक्ट करेंगे, उसके ऊपर उसको इन्फेक्ट किया था। ये अपना सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था इस केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, द कोर्ट हेल्ड दैट पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है, 1996, ठीक है। द पार्ट फर्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट विल अप्लाई इवन टू द आर्बिट्रेशन सीटेड आउटसाइड इंडिया। ये मेन वर्ड है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आर्बिट्रेशन की जो सीट है आर्बिट्रेशन की जो सीट अगर आउटसाइड इंडिया होगी, तब भी पार्ट फर्स्ट है ना जो इसको जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। और वो अप्लाई कब नहीं होगा, जब तो बोथ द पार्टी जब एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो उसको एक्सक्लूड करने के लिए ना बात करे। जी हाँ, मैं एक बेसिक साधारण शब्दों में अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि जो पार्ट फर्स्ट था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, वो जब आउटसाइड इंडिया की सीट होगी आर्बिट्रेशन की, तब भी अप्लाई होगा। जब भी वो अप्लाई होगा, और वो अप्लाई कब नहीं होगा, जबकि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली मतलब कोई भी बोले गए शब्दों के द्वारा, रिटर्न वर्ड्स के द्वारा, ठीक है, या फिर इम्प्लाइडली कोई भी उनके कोर्स ऑफ इंडिकेशन के द्वारा ये शो हो रहा हो कि हाँ हम पार्ट फर्स्ट को अपने आउटसाइड इंडिया आर्बिट्रेशन के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, तो ही ये अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली अप्लाई माना जाएगा। ये आया भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग कंपनी। और ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बात थी, इससे काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हुई थी।
और इस जो ये जो डिसीजन हुआ था इसका क्रिटिसिज्म होना ही था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहा था, कहीं ना कहीं उस एम को भी हटा रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना था। क्योंकि अगर आप ये लगा रहे हो कि फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, क्योंकि फॉरेन अवार्ड था, फॉरेन अवार्ड और इंडियन अवार्ड का कोई लिंक नहीं था, दोनों म्यूचुअली इंटर लिंक है नहीं, क्योंकि दोनों का अलग अलग रोल है। वो पार्ट फर्स्ट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से डील करता है, तो जो पार्ट सेकंड है फॉरेन अवार्ड से डील कर रहा है, फॉर मतलब आउटसाइड इंडिया के आर्बिट्रेशन से डील कर रहा है। तो ये क्रिटिसाइज हुआ था, और इस क्रिटिसिज्म को झेलते हुए जो अगला जो मेन ये लैंडमार्क केस लो है, इस केस लो का ध्यान रखना, ये लैंडमार्क केस लो है, ठीक है। और इस केस लो के ऊपर एक सेपरेट वो बनाएंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास इसी केस लो के ऊपर होगी, सेकंड जो भी होगी, ठीक है। तो जो केस का नाम था ये था भारत एल्यूमिनियम एंड कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस केसर एल्यूमिनियम एंड कंपनी। और इस केस को बाल्को जजमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस केस को बाल्को जजमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसका फुल नाम है भारतीय एल्यूमिनियम एंड कंपनी वर्सेस केसर एल्यूमिनियम एंड कंपनी। 2012 का ये केस है, 2012 में हेल्ड हुआ था। और इस केस के अंदर जो फर्स्ट वाला केस था, कौन सा वाला केस, ये जो था भाटी इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग जो केस कहा गया था, इसको चेंज किया गया। और इस केस के अंदर ये बोला गया, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द पार्ट फर्स्ट है ऑफ दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पार्ट सेकंड ऑफ द एक्ट। जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का, वो अप्लाई नहीं होगा पार्ट सेकंड फॉरेन अवार्ड पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? एज द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के एक्सक्लूसिव है, दोनों का रोल अलग अलग है, सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ये बाल्को जजमेंट के अंदर आया। और ये जो बहुत बड़ा हार्डल क्रिएट किया था, ये जो भाटी इंटरनेशनल केस ने जो बहुत बड़ा हार्डल क्रिएट किया था कि पार्ट फर्स्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई माना जाएगा, पार्ट सेकंड पर मतलब आउटसाइड इंडिया के ऊपर केस, आउटसाइड इंडिया सीटेड आर्बिट्रेशन होगा तब भी पार्ट फर्स्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई किया जाएगा। जो हार्डल क्रिएट किया था उसको खत्म कर दिया था अपना बाल्को जजमेंट ने। तो ये लैंडमार्क केस लो है इंडिया का, इसको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे, पर्टिकुलर इसके ऊपर केस क्लास बनाएंगे। अभी मैं इसे बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है। और इस केस का, जी हाँ, इस केस का मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको भी बेसिकली, इस चीज का इनफैक्ट क्या हुआ कि जब भी अब जो सेक्शन 9 बात करता है अपने सेक्शन की, सेक्शन 9 जो बात करता है वो ये बोलता है कि जो इंटरिम मेजर्स की बात करता है, इंटरिम मेजर्स, ठीक है, मेजर्स बाय द कोर्ट, कोर्ट के पास पार्टीज इंटरिम मेजर्स के लिए जा सकती है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो जो इंटरिम मेजर्स दिए जाते थे कोर्ट के द्वारा, अब फॉरेन अगर अवार्ड, अगर फॉरेन सीट आउटसाइड द इंडिया सीट है तो उसके अंदर कोर्ट सेक्शन 9 के अंदर कोर्ट इंटरिम मेजर्स नहीं देती थी, ठीक है। कोर्ट ने ये बंद किया, क्योंकि अब जहां पे भी आपकी सीट है आपको उनके पास जाना है जहां का आपने लॉ चूज किया, सीट चूज किया, आपको वही इंटरिम मेजर्स देंगे। कोर्ट, इंडियन कोर्ट नहीं देगी इन केस ऑफ फॉरेन अवार्ड, ठीक है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में तो देगी, लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर आपको वो नहीं देगी। ये इसका इफेक्ट आया था बाल्को जजमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो ये बाल्को जजमेंट था, इसका ये इनफेक्ट हमने देखा सेक्शन 9 के अंदर, देखा कि सेक्शन 9 के अंदर ये आर्बिट्रेशन देना बंद हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो मेनली इस एक्ट को, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को फर्स्ट जो क्रिटिसाइज था वो तो ये भाटी इंटरनेशनल वाला केस था, उसका तो हार्डल क्रिएट खत्म हुआ था, उसको बाल्को जजमेंट ने खत्म कर दिया। उसके बाद उन दो ग्राउंड्स के ऊपर मेजरली इसको क्रिटिसाइज किया गया, इस एक्ट को क्रिटिसाइज मतलब कहीं ना कहीं इसकी लूज पॉइंट तो नहीं बोलेंगे पर इसका कहीं ना कहीं ये लू पॉइंट बोल दो, या फिर कहीं ना कहीं वीकनेस बोल दो, या फिर अपन ये कहेंगे क्रिटिसाइज किया गया। तो बेसिकली दो ग्राउंड्स के ऊपर था। सबसे पहले नो टाइम लिमिट, जी हाँ, इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर इनिशियली टाइम के ऊपर कोई भी ऐसा टाइम लिमिट, फिक्स टाइम जो लिमिट था वो फिक्स नहीं किया गया था कि अगर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए जाना है तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कितने टाइम के अंदर कंक्लूड कर दी जाएगी। जी हाँ, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था। तो उसका रिजल्ट क्या जा रहा था, जब आप आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हो तो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भी ये कहीं ना कहीं 2 3 साल 4 साल 5 साल या 6 साल या फिर ज्यादा टाइम लग रहा था। तो आर्बिट्रेशन का मेनली फोकस क्या था, मेनली पर्पस ये था कि कोर्ट का बर्डन कम करो और जो पार्टीज है उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको जस्टिस मिला जाए। लेकिन ये तो अगर आपके पास टाइम लिमिट फिक्स नहीं है और 4 4 5 5 साल लग रहे हैं तो कोर्ट के बराबर या कोर्ट से ज्यादा टाइम लेने लगा। तो इसका ये जो मेन पर्पस था वो कहीं ना कहीं गलत, वो खत्म हो रहा था। और दूसरा बात, कोस्ट की बात चल रही थी, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा जा रहा है
तो टाइम लिमिट जाएगा तो फीस आर्बिट्रेशन की ऑटोमेटिकली अपने आप इनहांस होगी। तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन से ज्यादा, जी हाँ, आप अगर आप कोर्ट से लिटिगेशन करवाते तो उससे भी ज्यादा फीस इसके अंदर लगने लगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं ये दो बेसिकली ये इन दो ग्राउंड्स के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया गया। इन सबको देखते हुए और काफी सारे जो भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को लगे थे, उन सबको देखते हुए जो अब दो अमेंडमेंट्स आए थे, जो फर्स्ट वाला अमेंडमेंट था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये दो बड़े मेजर अमेंडमेंट थे। बाकी तो काफी सारे अमेंडमेंट आए, लेकिन हम सिर्फ इन दो के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही एक मेजर थे अमेंडमेंट्स थे जिनके जो पूरे एक्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, हम इन दो को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2015 वाला। तो जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट था 2015, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसके अंदर टोटल पांच मेजर अमेंडमेंट्स डाले गए थे अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था वो अमेंड था, वो क्या हुआ था कि सेक्शन 2 सेक्शन प्रोवाइजो ऐड किया गया था किसके अंदर, सेक्शन 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है, 1996 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर सेक्शन 2 के अंदर प्रोवाइजो ऐड किया गया और उस प्रोवाइजो के अंदर ये बोला गया सेक्शन 9, 27 और 37 का कौन सा 37 क्लॉज फर्स्ट सेक्शन 37 सबसेक्शन फर्स्ट क्लॉज ए एंड सेक्शन 37 का सबसेक्शन 3, ये दो सेक्शन 37 सबसेक्शन फर्स्ट क्लॉज ए और सेक्शन 37 क्लॉज 3, ये दो चीज। ठीक है, तो सेक्शन 9, 27 और 37 के ये वाले सेक्शन ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब इंटरनेशनल आउटसाइड इंडिया की सीट होगी आर्बिट्रेशन की, तब ये तीन सेक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई माने जाएंगे जब तक कि आप इसको एक्सक्लूड ना कर दो। कैसे, एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली। ठीक है, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट जो 2015 का अमेंडमेंट था, इसके अंदर पहला अमेंडमेंट क्या डाला गया कि जो सेक्शन 2 के अंदर है उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर, और इस प्रोवाइजो के अंदर ये बोला गया कि सेक्शन 19, 27 और 37 क्लॉज 37 सबसेक्शन फर्स्ट क्लॉज ए और 37 सबसेक्शन 3, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई माने जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के केस के अंदर। ठीक है, कब तक कि जब तक कि आप इनको एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली एक्सक्लूड नहीं कर दोगे, ये दोनों सेक्शन उसके अंदर माने जाएंगे। ठीक है, ये उसके अंदर माना गया, इवन इफ द सीट इज आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड इंडिया की सीट के अंदर भी माना जाएगा। और सेक्शन 9 को अमेंड किया गया, सेक्शन 9 को अमेंड किया गया और इसके अंदर सेक्शन 9 के अंदर क्या बोला गया कि जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जब भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, जी हाँ, इसके अंदर क्या बोला कि जब भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो उस केस के अंदर सेक्शन 9 किसकी बात करता है, इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 9 ये बात करता है इंटरमीडिएट बाय कोर्ट, तो इस सेक्शन के अंदर ये अमेंडमेंट डाला गया कि जब भी आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल को आप कॉन्स्टिट्यूट कर दोगे आपके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए, तो उस केस के अंदर आप इंटरिम मेजर्स के लिए कोर्ट के पास नहीं आओगे। ठीक है, इंटरिम मेजर्स के लिए आप कोर्ट के पास नहीं आओगे जब तक कि कोई एक्सेप्शनल या फिर कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाए कि आप बिना कोर्ट के मेजर्स की आपको नेसेसिटी है। ठीक है, तब तक आप आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, तब तक ये आर्बिट्रेशन, ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के केस में जब आप कॉन्स्टिट्यूट कर दो तो आप सेक्शन 9 के अंदर नहीं जाओगे। कब तक, जब तक कि अनलेस एंड सर्कमस्टेंसेस डिमांड हो, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस डिमांड कर रहा हो जो कोर्ट के द्वारा इंटरमीडिएट मिलने होंगे, अदरवाइज आपको आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास ही इंटरमीडिएट लेने होंगे। ठीक है, ये सेक्शन 9 में अमेंडमेंट आया। सेक्शन 17 अमेंडमेंट, और सेक्शन 17 में क्या अमेंडमेंट हुआ कि जो सेक्शन 9 के अंदर थे कोर्ट के पास जो पावर थे इंटरिम मेजर्स देने की, वो सेम पावर किसको दिए गए, वो सेम पावर दिए गए आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को। जी हाँ, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को सेम पावर दिए गए किसके अंदर, अंडर सेक्शन 17 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर इसको ये अमेंडमेंट आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है, सेक्शन 17 में ये अमेंड डाला गया कि जो सेक्शन 9 के अंदर इंटरमीडिएट्स के पावर्स थे कोर्ट को, वो सेम इंटरमीडिएट्स के पावर किसको दिए जाएंगे अब अंडर सेक्शन 17 आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सेम सारे जो भी इंटरमीडिएट दे सकते थे, अब वो जो कोर्ट्स जो सारी इंटरमीडिएट दे सकती थी, वो अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भी सारी इंटरमीडिएट देगी।
ये इसके अंदर लाया गया। उसके अलावा हाँ, जो एक मेन पॉइंट था टाइम लिमिट का, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड मेकिंग करने का टाइम लिमिट क्या बोला गया, 12 महीने की। जिस दिन से आपका आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल आपका वो स्टार्ट, आप वो सॉरी, जिस दिन से आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसके विद इन 12 मंथ के अंदर आपको कंप्लीट जो प्रोसीडिंग्स है उनको कंक्लूड करनी होगी आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन कंप्लीट प्रोसीडिंग 12 महीने के अंदर कंक्लूड होगी। कब से? जब से आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। और सेक्शन 34 के अंदर भी, सेक्शन 34 किसकी बात कर रहा है? सेट असाइड, सेट असाइड की बात कर रहा है। सेक्शन 34 सेट असाइड की बात कर रहा है। तो एक बेसिकली कंक्लूजन अगर अपन इसका ले, तो ये कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर दिया था इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट का। कोर्ट का जो इंटरवेंशन जा रहा था आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर, उसको मिनिमाइज कर दिया था। कैसे? देखो हम देख सकते हैं सेक्शन 9 को अमेंड किया गया कि हाँ, जब तक कि डिमांड सर्कमस्टेंसेस ऐसी कोई डिमांड ना करे, जब तक आपको उसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं देना है कोर्ट को। और सेक्शन 17 को पूरे पावर्स दे दिए गए सेक्शन 17 के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, कि जो भी कोर्ट इंटरमीडिएट देती है वो सारे इंटरमीडिएट अब ट्रिब्यूनल देगी। तो कोर्ट का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कम हो गया। दूसरी बात, जो टाइम लिमिट का इशू था, टाइम लिमिट वो उसको भी कम कर दिया गया कि हाँ 12 मंथ के अंदर अंदर आप वो कर सकते हो। अब सॉरी 12 मंथ के अंदर कंक्लूड करना होगा आपको, ठीक है। और चौथी बात, सेट असाइड वाले जो ग्राउंड्स थे उनके अंदर अमेंड लाया गया। तो ये 2015 के अंदर ये बेसिकली अमेंडमेंट्स लाए गए, ठीक है। उसके बाद ये 5 सॉरी, ये 5 मेजर अमेंडमेंट्स है। और उसके बाद जो आया हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये लास्ट मेजर वाला था। उसके बाद भी आए लेकिन ये मेजर थे, ठीक है, 2015 और 2019। इसके अंदर क्या हुआ, जब सबसे पहले तो ये कि एसीआई को वाज इंट्रोड्यूस, एसीआई फुल फॉर्म क्या है? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस ये था कि जो एडीआर के मैकेनिज्म है, कौन कौन से? मीडिएशन, कंसीलिएशन, कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन, इनको प्रमोट करो, इनको आप प्रमोट करना, ठीक है। इन मीडिएशन कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन कंसिलिएशन, इन सबको आपको प्रमोट करना। और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को भी आपको इंडिया के अंदर विद इन आवर कंट्री प्रमोट करना है। तो एसीआई का मेन पर्पस, एसीआई को इंट्रोड्यूस किया गया और उसका मेन पर्पस क्या बोला कि मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, इनको प्रमोट करो। उसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को भी प्रमोट करना है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मतलब जो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट जो ओपन की गई थी कि हाँ आप डायरेक्टली इनके पास जाओ और आर्बिट्रेशन कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं इसका, तो इसका एग्जाम्पल है एनडीआईएसी, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये अपने इंडिया के अंदर है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। उसके अलावा एक और मैं बात बताऊं तो आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी इंटरनेशनल, ये भी उसके लिए है, कहीं के लिए, सॉरी, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का एक एग्जांपल दिया मैंने, एनडीआईएसी इन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन सेंटर। ये सबको प्रमोट करने का मेनली काम दिया गया एसीआई को। उसके अलावा मीडिएशन कंसिलिएशन, इन सबको भी आपको प्रमोट करना है, ये इसके अंदर काम, और ये बताया गया और इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया 2019 का अमेंडमेंट के अंदर। दूसरी बात क्या होगी कि जो ये जो अपनी एसीआई था, क्या, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके लिए एक मैंडेटरी प्रोविजन दिया गया कि जो आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ग्रेडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनको एक मैंडेटरीली ग्रेडिंग दी जाएगी उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आर्बिट्रल और उनके सक्सेसफुल आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के अकॉर्डिंग एक मैंडेटरीली ग्रेडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो ग्रेडिंग कौन देगा? एसीआई का। ये भी इस अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। नंबर 3 चीज, टाइम पीरियड फॉर 30 डेज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ये थर्ड वो दिया गया कि जो टाइम पीरियड था 30 डेज दिया गया किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के द्वारा, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर किसके द्वारा? बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट। की जब भी आपने आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट को कंफर्म, क्या होता है कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट के लिए जब आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ आर्बिट्रेशन, जो भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है उसने हाँ कर दिया कि हाँ वो आपके लिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगी। तो जब उसने एक्सेप्टेंस किया, उस दिन से, कौन से दिन से? एक्सेप्टेंस ऑफ किसके लिए? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए जब उन्होंने एक्सेप्टेंस कर देता है, उस दिन से विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन डाला गया, मैंडेटरी अमेंडमेंट लाया गया, सॉरी, ये 2019 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए।
और इसके अलावा जो अगला अमेंडमेंट लाया गया वो था शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 को इंसर्ट किया गया। शेड्यूल 8 वाज इंसर्टेड और इस शेड्यूल 8 के अंदर किस किस के बारे में बात की गई थी? वेरियस नॉर्म्स, इसके अंदर एक वेरियस नॉर्म्स प्रोवाइड करवाई गई। वेरियस नॉर्म्स, ठीक है, किसके लिए, किसके रिगार्डिंग? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग बात की गई इसके अंदर। क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स के रिगार्डिंग बात की गई। और उसके अलावा एक्सपीरियंस के बाद रिगार्डिंग बात की गई कि क्या क्या एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, उन सब के बारे में बात की गई। ये शेड्यूल 8 के द्वारा इंसर्ट किया गया। और इन द लास्ट, ठीक है, जो लास्ट वाला जो अमेंडमेंट, सॉरी, लास्ट वाला अमेंड 2019 का लास्ट अमेंडमेंट क्या था? 29A वाज अमेंडेड। सेक्शन 29A, 29 के अंदर का जो टाइमलाइन था ना, टाइमलाइन 29A जो कि 2015 के अमेंडमेंट के अंदर आया था कि 12 मंथ का जो टाइम पीरियड होगा कंक्लूड करने का, उसको मॉडिफाइड किया गया, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके सॉरी, मॉडिफाइड करके लिबरल कर दिया गया। तो ये सब हुआ था 2019 के अमेंडमेंट के अंदर। तो अभी की तारीख में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ही एनफोर्स है इंडिया के अंदर। और कौन कौन सा अमेंडमेंट आया? बेसिकली 2015 और 2019 का मेजर अमेंडमेंट आया था जो हमने देखा। और इसके अंदर कौन कौन से, इन दोनों में 5-5 मेजर अमेंडमेंट डाले गए थे, वो हमने इसका बारे में डिस्कस भी कर लिया। और इन दोनों अमेंडमेंट से कंक्लूजन आया कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट का इंटरफेरेंस है वो कम किया गया और आर्बिट्रेशन प्रोसेस को ही एक मेनली स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, ये इसके अंदर क्या गया, ये सब हुआ। और उसके अलावा बाल्को जजमेंट जो जो कि एक हार्डल क्रिएट किया गया था भाटिया वाले केस के अंदर, उसको भी कम कर दिया गया। तो ये अपना प्रोसेस था कि कैसे कि आर्बिट्रेशन का इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन सा अमेंडमेंट आया, इंटरनेशनल सिनेरियो कैसे ऐड ऑन हुआ इंडिया के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम यही कंक्लूड करते हैं और ये सब अपना कंप्लीट हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना। और अगर बेटर एक्सप्लेनेशन हो और भी कोई अदर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो जरूर आप कमेंट करना, वो हम जरूर करेंगे। थैंक यू गाइस।